तो प्रॉब्लम ये है कि एक हम्म एल शेप का ऑब्जेक्ट है और यहाँ से पाइवोट किए गए फ्रीली, ठीक है ना। हम्म। अब जब इसको थ्रेड से छोड़ेंगे, निपटा दिया। निकाल मान लेते हैं यहाँ से किया गया है, जब इसको छोड़ेंगे वर्टिकली हैंग हम्म करेंगे, पूछा गया कि ये कितने एंगल पे रेस्ट करेगा। अब जाहिर सी बात हम्म है ये पूरा पार्ट इस साइड तो रह नहीं सकता, हम्म ऐसे हैंग करेगा, का हम्म ये पार्ट मास का इधर आ जाएगा। और ये हम्म। और ये पूरा ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे भी रखो तो भी ये ऐसा हैंग कर जाएगा। तो ये जिस एंगल पे हैंग कर रहा है वो एंगल हमको बताना है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में एक आ गया कि इनकी लेंथ दोनों की बराबर है। तो इस डायग्राम को हम फिर से बना लेते हैं, ऐसा बनना चाहिए। अमन, हाँ जैसे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब जैसे ए बी और बी सी का जो होएगा, मतलब सेंटर में ही होगा, दोनों सेंटर एक ही लाइन में आ जाएंगे तभी बैलेंस होगी पोजीशन। दोनों सेंटर एक ही लाइन में आए ऐसा जरूरी है? तभी तो बैलेंस होगा। देखते हैं, हम क्वेश्चंस करके देखते हैं फिर अच्छा, देखेंगे। लेकिन हाँ, उस सेंटर ऑफ मास से उसको हैंग कहाँ किया गया हाँ है, वही बात तो। ये है। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे था। हम्म इसमें होगा ये कि इसका जो है, जैसे इसका मास, दोनों की लेंथ हम्म सेम है, इसका हम्म जो रेट एनजी है वो यहाँ पे लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। हम्म और जाहिर सी बात है ये पूरा एल है तो L/2 पे लग रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेंथ एल है, तो इसका भी लेंथ हम्म मान लेते हैं एल ही है, तो इसका वेट ना हम्म। इस लाइन के इधर कहीं लग रहा होगा, इसका रेट नीचे वाले दूसरे वाले पार्ट का लाइन के इधर कहीं लग रहा होगा, हम्म। ठीक है। असल में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ये जो है इसे इस डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये हम्म इस डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रहा है। जब इन हम्म दोनों की टर्निंग बराबर हो जाएगी, जब टाउ वन और टाउ टू बराबर हो जाएंगे, हम्म ठीक है, तभी ये रुकेगा। तो इस टाउ वन टाउ टू बराबर होने के लिए इसको उधर हम मान लें, उधर लग रहा है, ठीक है। हम्म और तो अब ये ऐसा कुछ कंडीशन होनी चाहिए। अब हमको क्या करना है, बस हमको ये एंगल मान ले, ये एंगल थीटा यही कैलकुलेट करना है। तो हम कुछ ऐसा करें कि टाउ वन के लिए क्या करेंगे भाई, हम अगर हम टॉर्क ए के अबाउट ले रहे हैं तो हम्म हम इस वेट की और जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उससे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक है। हम्म तो मान लेते हैं कि इस टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होनी चाहिए ना हम्म भाई, ए पॉइंट ऑफ पाइवोशन है, तो इस पॉइंट ऑफ पाइवोशन से और इस वेट की हम्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। हम ऐसा ना कर ले कि ये परपेंडिकुलर, यानी कि इस एम के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगी, हम्म और ऐसे ही इस एम के लिए जो डिस्टेंस चाहिए होगी मुझे वो ये वाली चाहिए होगी। हम्म अब हमको ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है समहाउ, ठीक है, थीटा हम्म एंगल और ये सब यूज कर। हम्म तो यहाँ पे तो दिख रहा है कितना आना चाहिए, अगर ये L/2 है, हम्म L/2 ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, ये लेंथ L है तो ये L/2 है, और ये एंगल हम्म। थीटा है। तो ये लेंथ कितनी आनी चाहिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ठीक है। साइन थीटा ले लें। हाँ तो ये L/2 साइन थीटा आनी चाहिए, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये लेंथ पूरी L/2 है भाई, क्योंकि ये पूरी लेंथ L है, तो हम्म यहाँ से यहाँ तक लेंथ L/2 रही होगी। हम्म। तो अच्छा, अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये लेंथ कितनी है क्योंकि इधर का हम्म पार्ट भी है ना। अच्छा, एक चीज हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर पेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो ये हम्म लेंथ तो हम जानते हैं ना कितनी आएगी, ये वाली, ये पूरा एल है, एंगल थीटा वही है, तो ये लेंथ एल साइन थीटा आएगी, तो हाँ ठीक है। हम्म। और अब अब ये दोनों एंगल हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी हम्म अल्फा होगा, ठीक है। हम्म तो हम क्या करें, हम ऐसा करें कि इन दोनों को ऐसे रिलेट करें कि ये डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे करें ये, L/2 है, ये एंगल्स तो हमको लग रहा है अमन सेम है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल ही लग रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल, मतलब अगर हमको कोई एक लेंथ तो मालूम होती है। साइड्स का रेशियो इक्वेट कर लेना, सारे एंगल अगर सेम है तो मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल होते हाँ, तो रेशियो सेम हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो वही लगाएंगे कि साइड्स का रेशियो हम इक्वेट करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ये साइड मुझे पता है ऐसा नहीं था, हाँ। ये साइड मुझे पता करनी थी, एक और साइड पता होनी चाहिए ना, तब काम हो सकता है।
ठीक है। हाँ, एक और साइड पता हो गई। कौन सी? देखो, परपेंडिकुलर वाली। ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, हाँ और ये पूरा एल है। हाँ तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आएगा एल साइन थीटा। अगर ये निकाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये कितनी आनी? हाँ। उस केस में ये डिस्टेंस कितनी है? देखो हमारे पास ये नीचे वाली एल साइन थीटा आ ही गई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी आनी चाहिए? तो ये अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होगा, इस बड़े तो ये वाले भी ट्रायंगल साइन में देख थीटा लेना। के टर्म में ले सकते हैं, साइन थीटा के टर्म में ले सकते हैं। साइन थीटा टर्म में तो ये ऑलरेडी है। वाली कितनी है भाई? देखो, ये ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा एंगल 90 डिग्री है, ये एल हम्म है, एंगल हम्म थीटा है। ठीक है। हम्म 90 के हम्म सामने ये हाइपोटेनियस हो गई। हम्म तो अगर हम tan थीटा फॉर्मूला लें, मान लेते हैं ये हम्म x है। ठीक है। हम्म tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन l हम्म अपॉन बेस, तो x की वैल्यू l tan थीटा होनी चाहिए ना। हम्म। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वाली लेंथ होनी चाहिए l tan थीटा। ठीक। ठीक है। अब ये l tan थीटा है, हम्म और अभी भी, और ये, चलो अब कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये एंगल अल्फा का सहारा लें, साइन अल्फा फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर जो कि है हम्म एल साइन थीटा अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है एल tan थीटा हम्म इज इक्वल टू, और इधर अगर हम साइन अल्फा का सहारा लें, साइन अल्फा हम्म इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाई है, ये पता हम्म करना है वाई अपॉन। हम्म ठीक है। और अब हमको ये लेंथ चाहिए होगी, हम्म ये चाहिए थी, तो इसमें ये चाहिए होगी, तो हम्म ये कितनी होगी? अ, अभी भी थोड़ा सा, हाँ, तो ये वाली आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी? एल, एक्चुअल में ये आ जाएगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के है L/2 L/2। माइनस, और ये एल tan थीटा। ठीक है। ठीक। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना अब। हम्म एल एल कट गया, साइन यहाँ साइन tan थीटा थीटा को साइन बस अपॉन सिर्फ कॉस लिख cos लेते थीटा हैं। बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा cos थीटा ऊपर आ बचेगा। जाएगा, इक्वल हम्म टू y, नीचे एल कॉमन ले लेते हैं, हम्म 1 - 2 tan थीटा। ठीक है। बाई 2 और तो 2 ऊपर आ जाएगा, y की हम्म वैल्यू एल कॉस थीटा हम्म बाई एल कॉस थीटा इंटू 1 - tan थीटा ऑन हम्म एल। बस कुछ 2। अब टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। टाउ 1 का फॉर्मूला होगा mg इंटू ये डिस्टेंस L/2 साइन थीटा इक्वल टू टाउ 2 का फॉर्मूला होगा mg बाई बाई की ये बाई mg तो कट ही जाना है दोनों तरफ, हम्म L/2 साइन थीटा बाई आई है L cos थीटा tan थीटा बाई 2, L से L कट जाएगा, 2 से 2 और कट जाएगा, काट देते हैं साइन और थीटा, cos साइन थीटा अपॉन cos थीटा का उधर tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा हो गया गुड। हाँ, और ये माइनस वन, वन हाँ माइनस तो टू प्लस tan 2 थीटा cos थीटा बाई 2 हाँ। आएगा है लगा। ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ठीक है। हम्म अच्छा था 1/3। क्वेश्चन। ठीक, अगला देखते हैं। 1 मिनट मिटाना नहीं है मन, हाँ ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लग गई। कुछ ज्यादा ही लग गई। ये प्रॉब्लम है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। ठीक है। अब इस पे क्या है, एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगाया गया, ठीक। परपेंडिकुलर। ठीक है। और हम्म एक फोर्स F2 जो है वो यहाँ पे लगाया गया है 30 डिग्री हम्म एंगल पे। अब ये हम्म जो F2 फोर्स है ये XY प्लेन में है, मान लेते हैं ये XY, ये जो हमारा बोर्ड है ये XY एक्स है, हम्म क्योंकि ये XY प्लेन में है। ठीक है। हम्म अब और जो पॉइंट हमारा है O वो यहाँ पे है, तो हम्म जब हम O से F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो अगर हम ध्यान से हम्म देखें, अगर हम ये वेक्टर ज्वाइन करें, जो कि ये वाला, ये वेक्टर, ठीक है, हम्म तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना, हम्म क्योंकि ये
अब ये z के अलोंग है और ये xy प्लेन है, तो xy प्लेन पे z एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री सीधे बनेगा। यानी हाँ। कि इस केस में इस फोर्स के लिए ये जो वेक्टर r1 होगा, वैसे तो ये 90 डिग्री पे ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी देखो एक चीज है, जब हम अगर मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं तो हमको ये 90 डिग्री वगैरह देखना होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड नहीं यूज कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट उसको यूज करना चाहें, मतलब वेक्टर फॉर्म को, तो हमको फिर मैग्नीट्यूड 90 डिग्री एंगल देखने की जरूरत नहीं। सीधे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो हम डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ लगा सकते हैं, हमको परपेंडिकुलर वगैरह देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मान लो परपेंडिकुलर देखनी होती, तो हम ये डिस्टेंस डायरेक्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर का ही काम करते, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी चीज इसके बारे में देखते हैं, ये वाला जो फोर्स है इसके लिए आर ये हो जाएगा, r2 वेक्टर हो जाएगा ना, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो F2 हो जाएगा और ये r2 हो जाएगा। हमको कोई परपेंडिकुलर देखने की जरूरत नहीं। फिर भी मान लो तुमको परपेंडिकुलर, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन होता जिसमें तुमको जो है मैग्नीट्यूड ही निकालना होता और तुम वेक्टर फॉर्म को यूज ना करना चाहते, ठीक है, तो तुम ये कर सकते थे कि इसमें दो केस कर सकते थे। एक केस ये कर सकते थे कि इस F2 को आगे बढ़ा लेते और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क का R इंटू एफ, सीधे सीधे। तो F तो यही यूज हो जाता, लेकिन R ये निकालना पड़ता तुमको। तो कैसे निकालते हो तुम, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है और ये डिस्टेंस पूरी 6 पता है, कैलकुलेट हो जाता ना। या दूसरा तरीका क्या था, ये ना यूज करके ये कर सकते हो, इस फोर्स को ही रिजॉल्व करो। अगर इसका एक कंपोनेंट देखो किधर आएगा, जैसे इसका एक कंपोनेंट मतलब F2 इस डायरेक्शन में ना, तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन प्लेन में है ना। तो जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट 6 हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका टॉर्क ही नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स देखो ओ से ही जा रहा है, ठीक। ये वो बातें हो गई जब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता, लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो इसीलिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, टॉर्क एज अ वेक्टर फॉर्म होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 का फॉर्मूला क्या होगा, R1 क्रॉस F1 और टॉर्क 2 का फॉर्मूला क्या होगा, R2 क्रॉस F2, ठीक है। अब R1 एज अ वेक्टर क्या है, तो ध्यान से अगर देखो ये पॉइंट सेंटर है, ये पॉइंट 3 मतलब x में, सॉरी x में ये 3 और y में ये 2 होना चाहिए, सेंटर बिल्कुल मिड पे। और हम जानते हैं कि सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, वो सिर्फ सिंपली क्या होता है xi प्लस yj, यानी कि ये वेक्टर आएगा R1 आएगा xi यानी 3i कैप प्लस yj यानी कि 2j कैप क्रॉस, और F1 वेक्टर ऊपर की ओर है, मैग्नीट्यूड इसका F है, मैग्नीट्यूड क्या है, F है, डायरेक्शन Z है, तो यहाँ पे आ जाएगा FK कैप, क्लियर है। प्लस अब R2 वेक्टर क्या आएगा, तो R2 ये है, ये देखो सीधे y डायरेक्शन में, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि R2 की वैल्यू है 6j कैप क्रॉस, और F वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब इस F वेक्टर देखो, F वेक्टर किस डायरेक्शन में है, F वेक्टर हमारा तो यही तो मैं पूछा था कि जो F2 लग रहा है वो सीधे वहीं कॉर्नर पे लग रहा है। हाँ तो तुमने बोला था वो क्या नाम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। नहीं, हम वो ठीक है, अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे होते, अगर तुम ये फॉर्म ना यूज करो, अगर तुम सीधे हाँ। ये यूज करना चाहो, टॉ इक्वल टू आर हाँ परपेंडिकुलर इनटू एफ, है ना, हाँ हाँ डायरेक्शन ना लेना चाहो तो तुमको परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर तुम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में फिर तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट डिस्टेंस वही तो फंसा था, मतलब वही अच्छा, निकालना पड़ गया, तो वही लंबा हो गया। ठीक है। अब F2 वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो F2 वेक्टर कितना होगा, तो देखो अगर ध्यान से समझो, तो जो F2 वेक्टर है, F2 हाँ। वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड F है, ठीक है, और ये एंगल y एक्सिस से कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 आएगा, ठीक है। तो y के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताओ, F cos 30। F cos 30 आएगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर F sin 30। F sin 30। अब ये जो F sin 30 कंपोनेंट है, ये बताओ किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में नहीं है भाई, x इधर दी गई है क्वेश्चन में, नेगेटिव x बोल सकते हैं, है नेगेटिव x बोल सकते हाँ हैं। नेगेटिव x डायरेक्शन में है ना ये,
हाँ हाँ और ये कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो है अगर लेकिन F2 एज अ वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे F sin 30 इंटू माइनस आई कैप प्लस हाँ F cos 30 टू माइनस जे कैप लिखेंगे ना। ओके अब बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि कर ही लेंगे। देखो मैं F इसमें भी F कॉमन लेके बाहर निकाल लूँ तो देखो आई यहाँ आया 3, आई क्रॉस के कितना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर याद हो आई जे आई जे के, अगर हम सीरीज में चलते हैं आई क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस के आई आता है, लेकिन यहाँ पे हाँ आई क्रॉस के है तो ये माइनस जे आएगा ना। तो आई क्रॉस के माइनस जे नहीं होगा, हाँ फिर जे हाँ क्रॉस के के कितना, क्रॉस आई समझिए समझिए हाँ समझिए जे क्रॉस के क्या होगा, जे के बाद के ही आता है तो ये प्लस आई होगा, हाँ प्लस 6। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 वैल्यू √3/2, हम्म 1/2 कॉमन लेकर काट दो तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। और जे को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे मान लें बड़ा ब्रैकेट, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आई जे के बाद आई आता है, उल्टा हो गया तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा और एक माइनस ऑलरेडी तो ये प्लस के हो जाएगा, ठीक है। और जे क्रॉस जे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, मान लो क्या आ जाएगा ये कुछ रेड पेंसिल आ जाएगा एफ बार 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर है, ठीक गेट आउट आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे दो कोसेंट्रिक सर्किल्स हैं, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस हाँ r2 है, और ए जो है पार्टिकल वो अंदर वाले सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है और बी बाहर हाँ वाले सर्कल पे, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है, ठीक है। हाँ हाँ तो हमसे कहा है कि इतने टाइम बाद t इक्वल टू π/2 ओमेगा, अगर हम इस टाइम को देखें, मान लेते हैं कि टोटल टाइम पीरियड अगर इसका कैपिटल टी होता तो ओमेगा की जगह लिखते 2 π/कैपिटल टी, पाई पाई करता है, यानी T/4 आता है, यानी ये 1/4 टाइम पीरियड है। 1/4 हाँ टाइम पीरियड में ए पार्टिकल यहाँ आ गया होगा तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी va एज अ वेक्टर, ओके और बी वाला पार्टिकल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डिसलेक्ट आएगा कर रहा है तो यहाँ आ गया होगा, ठीक है, यानी किसकी माइनस उसकी आई vb। ठीक तो अगर हम va देखें एज अ वेक्टर तो v हाँ इक्वल हाँ टू r ओमेगा होता है, तो हाँ ये हाँ होगा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड होगा r1 ओमेगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। माइनस आई कैप और वेलोसिटी vb देखें तो हाँ वो भी जो है R2 ओमेगा और उसका भी माइनस आई कैप हाँ, तो R2 ओमेगा माइनस आई कैप ये भी, ठीक है। अब हमको तो वी ए माइनस माइनस वी ओमेगा बी कॉमन निकालना है, ले दोनों लें को माइनस कर देते हैं, वी ए माइनस वी बी निकालना है तो ओमेगा कॉमन, ठीक है, माइनस R1, माइनस ओमेगा कॉमन ले लो ना अमन लेकिन यहाँ बाहर माइनस, चलो ठीक है, माइनस R1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस R2 आई कैप, यही तो होगा, ओमेगा बाहर और आई कैप भी बाहर, R2 माइनस R1 हो गया। हाँ तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर अगर रोल कर रहा है हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो हमको बताना है उसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो रेशियो बताना है हाँ रेशियो बताना ना, ठीक क्यों। ठीक ठीक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ले लो हाँ मतलब इसकी वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास की v हो, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये 5/2 आएगा आई हाँ थिंक 5/2 है, ठीक है। और के रोटेशनल क्या होगा, रोटेशनल में होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह आ जाएगा T इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा जी v/r आ जाएगा, तो आ जाएगा हाफ आई v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनर्शिया हम जानते हैं इसका 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/5 2 से 2 कैंसिल हो mr जाएगा स्क्वायर v स्क्वायर बाई ओमेगा आर स्क्वायर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब जब काइनेटिक का रेशियो लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/5 एम वी स्क्वायर बाई 5 कट जाएगा 5/2 है, ठीक है। 5/2 ठीक अगला ठीक देखते हैं, तो खैर पीजीटी का क्वेश्चन था ये। एक
स्टार है, मान लेते हैं पहले बड़ा था, ठीक है, फिर वो क्या किया, कोलैप्स कर गया। हाँ तो जब इनिशियल ओमेगा मान लेते हैं ओमेगा 1 था, तो बाद में ओमेगा 2 नहीं हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये एग्जाम्पल तो हम लोग रोज देते हैं कि एक आदमी है, वो अपने दोनों बिल्कुल आर्म्स बिल्कुल को, ध्यान है, जब एंगुलर स्पीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, हाँ तो ये एंगुलर तो हम स्पीड। एग्जाम्पल देते ही रहते हैं, उसी ठीक का ठीक क्वेश्चन है। ठीक ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहेगा कि आई ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो आई वन ओमेगा 1 इक्वल टू आई टू ओमेगा 2 होगा। ठीक है, अब आई वन अगर आई है तो आई टू आई बाई 3 है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो आई वन की ठीक जगह ठीक आई ओमेगा 1 और आई टू की जगह आई बाई 3 ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 आ जाएगा 1:3। ठीक है, अब हमको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का रेशियो निकालना है, तो K2/K1 निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल बात में, है ना, माइनस नहीं, K2/K1 रेशियो में फाइनल का इनिशियल से निकालना, तो हो जाएगा हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ कट जाएगा, I2/I1, तो I2/I1 का रेशियो कितना है, I2/I1 1:3 1/3 है, नहीं, और ओमेगा 2/ओमेगा 1 का रेशियो कितना है, 1/3 है। 9/1 हो जाएगा। सॉरी, ओमेगा ये 9/1 का स्क्वायर है, तो ये 3/1। नहीं नहीं, स्क्वायर करने पे ही 9 आया हाँ है। सॉरी सॉरी, जल्दी में, तो K2 रेशियो K1 जो आएगा वो 3 हाँ रेशियो 3 1 रेशियो आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, वो बेसिक सा कंसेप्ट है, वहां पे ध्यान नहीं दिया। ठीक। देखिए, ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा है कि मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट h है, और इस पे एक स्फीयर रोल करके, ये सॉलिड स्फीयर है ना, ठीक, सॉलिड स्फीयर रोल करके, इसका रेडियस कैपिटल R है, वो रोल करके नीचे आता है। हमसे पूछा गया है कि नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लें, मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो टोटल एनर्जी एट ए बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट बी के। ठीक है, तो ए पे इसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अलाउ किया है, ड्रॉप किया है, मतलब छोड़ा है बस, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, मतलब सॉरी एनर्जी बोल रहे हैं, स्पीड नहीं है। तो स्पीड क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ए पे सिर्फ mgh है, इज इक्वल टू ई पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ग्राउंड पे आ चुका होगा, ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल नहीं बचेगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो, क्योंकि ये रोल करते हुए आ रहा होगा ना, तो इसमें दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी ऐसे कह सकते हैं कि KT और KR दोनों आएगी, है ना। ये रोल करते हुए आ रहा है ना, स्लाइड करके नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक रोल करके आ रहा है, एक स्लाइड करके आ रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। ठीक है, तो जो स्लाइड करके आ रहा है उसमें रोटेशन नहीं लेंगे, और जो रोल करके आ रहा है उसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। mgh इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक, ये ट्रांसलेशनल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब हम नेसेसरी चेंजेस कर लेते हैं, mgh इक्वल टू m हाफ कॉमन है, और यहाँ mv स्क्वायर, एम भी कॉमन ले हाँ सकते एम भी हैं। कॉमन ले सकते हैं, एम भी कॉमन ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हाफ कॉमन है, और आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर लिखेंगे, तो 2/5 बचेगा। ठीक है, और आर स्क्वायर बचेगा, और ओमेगा की जगह v/r लिख दे तो v²/r स्क्वायर आ जाएगा, ये r स्क्वायर कट जाएगा, mm काट दिया, 2gh इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 7/5 वी स्क्वायर 7/5 v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा p इक्वल टू 10h/7 का रूट। ठीक है, अच्छा देखो, याद हो तो हमने इसका डेरिवेशन भी ऐसे ही किया था, है ना, जो मतलब वेलोसिटी को फॉर्मूला निकाला था, तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के डेरिवेशन किया था, स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड जैसा डेरिवेशन किया है वैसे ही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अच्छा, ये यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं यूनिट मास का नहीं है, मास m है लेकिन वो मास कटा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन में एक चीज है, एक तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि इसमें r रेडियस का रोल नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी है, यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि h जो है वो बहुत बहुत बड़ा है r के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर h और r कंपेरेबल होते तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाता, एच प्लस आर ले लेते हाइट। हाँ नहीं, हाँ मतलब या तो h नहीं, अगर मान लो बिल्कुल यहीं पे छोड़ा होता मैंने ऐसे हाँ ही, हाँ
है ना। हाँ। जब यहाँ तो पे चौड़ा एच होगा, माइनस आर हो जाता फिर। हाँ, तो जब यहाँ नहीं, ये एच ही रहता, लेकिन जब यहाँ पे ये पहुंचता ना तो इसका सेंटर जो है ना वो आर हाइट ऊपर होता। तो यहाँ पे जीरो की जगह क्या आ जाता है, एक एम जी आर और आ जाता। एम जी आर, ठीक। ठीक है, तो उससे ये प्रॉब्लम थोड़ी चेंज हो जाती है, इसमें आर भी इक्वेशन में दिखाई देता, क्योंकि ये एच माइनस आर आता ना यहाँ पे, तो नीचे भी कुछ और आता। ठीक है, या शायद एच माइनस आर ही आता, ये आर वाला कट जाता, शायद यही आता। ठीक है, तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम में दिया नहीं गया, लेकिन कभी कभी जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उसमें ये देख लेना कि जैसे हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर दे दी और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दे दी, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जब ग्राउंड ठीक पे ठीक। आएगा तो वो उसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल में जो है पता चलता नहीं हो, फिर वो आसपास के भी आंसर दे देते हैं, तो आपने निकाला वो भी दे देंगे और जो उसके आसपास का होगा वो भी दे देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक रॉड है, मान लेते हैं एक रॉड है, रॉड का लेंथ टोटल एल है, रॉड है का लेंथ है मान लेते हैं एल, और इस रॉड को हमने किसी एंड से मान लेते हैं यहाँ से इसको रोटेट कराया ओमेगा स्पीड से। यहाँ ओमेगा ओमेगा को कोई काम नहीं है, हमने मान लिया। तो ये जो रोटेट जब करेगी तो इसमें कितना टेंशन जनरेट होगा ये बताना है। अगर हम स्ट्रिंग से सोचें, मतलब सिंपल प्रॉब्लम को देखें, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती लाइट स्ट्रिंग, मतलब जिसका मास ना हो, ठीक है, तो उसमें जो टेंशन जनरेट होता है वो यहाँ पे अगर कोई मास m है और वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, इसकी वजह से यहाँ टेंशन क्रिएट होता है ना। तो कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे आप टेंशन लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे आप टेंशन ले रहे हैं, तो इसके बाद कौन सा मास है, उस मास की वजह से इस पे टेंशन क्रिएट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे, देखो मान लेते हैं कि इसमें कहा भी गया है कि x डिस्टेंस दूरी पे टेंशन कितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है और इससे x डिस्टेंस दूरी, इस पॉइंट पे हम टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं t, इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर लेते हैं ऐसे कुछ, यहाँ से यहाँ तक हम एक स्ट्रिंग मान लेते हैं जिसकी लेंथ है x, और ये मतलब ये जो पूरा मास है, ये वाला मास को थोड़ी देर के लिए स्मॉल m मान लेते हैं। इस मास के जो रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो। अब देखो, अगर हम और कम पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन लेते तो मास ज्यादा होता, यानी इसीलिए हम कह रहे हैं ओ पे टेंशन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ओ से दूर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे इस पार्ट पे अगर आप टेंशन निकालना चाहोगे तो इस पार्ट पे इतना ही मास इफेक्टिव होगा जो इसके बाद है, यहाँ पे जो टेंशन होगा ना वो इतने ही की वजह से आएगा। ठीक है, ओके, तो इसको जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन निकालना था, तो ये लेंथ x हो गई। अच्छा, अब ये जो पार्ट है इसका मास है, अच्छा ये जो पार्ट बचा है इसका मास इसके सेंटर पे काम करेगा ना, तो ये जो इसका जो मास काम कर रहा होगा, अगर इसको हम पॉइंट मास की तरह समझे, क्योंकि हमने बताया था कि जब किसी रिजिड बॉडी के मोशन को पॉइंट मास के मोशन में चेंज करना चाहते हैं या उसको उससे समझना चाहते हैं, तो उसके मास को हम सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करते हैं, तो इसका मास इसके सेंटर पे एज्यूम किया जाएगा ना। तो उस केस में जब इससे हम इस मास को अटैच करेंगे तो ये मास यहाँ कहीं आएगा, है ना, और ये हमको लेंथ और लेनी पड़ेगी, जो कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, तो ये मुझे लेंथ y और लेनी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा O है उससे ये मास m, तो जब इस पॉइंट से x पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो जो रियल मास है वो x प्लस वाई डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, अब इस m मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगर इस बॉडी का टोटल मास मान लो कैपिटल M है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए बताओ, m/l होना चाहिए। m/l, ठीक है, m/l, और इसकी लेंथ कितनी है, जब हमने x पार्ट पे काटा तो ये लेंथ l-x है। ठीक है, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी खुद की लेंथ है l-x, तो इसका मास m/l इंटू l-x होना चाहिए। अच्छा, इस y की वैल्यू भी यहीं से देख लेते हैं, अगर ये पूरी l/x है तो ये y की वैल्यू l-x/2 नहीं होनी चाहिए। ये जो है सेंटर मिड पे होगा ना, यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर l/2 पे होता है। ठीक है, तो जो टेंशन का फॉर्मूला बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, टेंशन फॉर्मूला बनना चाहिए
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर लगा देते हैं। तो m है m स्मॉल m, r रेडियस कितनी है? तो रेडियस है x प्लस वाई और ओमेगा स्क्वायर। यही तो है प्रॉब्लम। अब वैल्यूज रख लो। m कितना है? कैपिटल M बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? एल माइनस एक्स बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन आएगा वो आएगा m बाई एल, एलसीएम ले लो 2x, जब यहाँ एलसीएम लेंगे 2x और 2x में माइनस x करेंगे तो x, यानी ये l प्लस x आ जाएगा और नीचे का 2 बाहर लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ये l माइनस x है, ये l प्लस x आएगा, ये l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला बना। ठीक है। अब क्योंकि ये जो टेंशन का फॉर्मूला बना है ये x पे डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक होना चाहिए। ठीक है। ये पैराबोलिक है इसलिए ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें देखो अगर हम एंड पे टेंशन निकाले तो एंड पे x की वैल्यू l हो जाएगी, तो देखो टेंशन 0 आ जाएगा। अगर हम इस टेंशन के फॉर्मूले में x की वैल्यू रख के हम बता सकते हैं ना कि टेंशन, तो हमने x जनरल पॉइंट पे निकाले, तो अगर हम एंड पे टेंशन निकालना चाहें तो x की जगह मुझे बस l रखना होगा। तो c होगा ना। ठीक है। तो जब हम x की जगह l रखेंगे तो यहाँ पे टेंशन 0 आ जाएगा ना इस पॉइंट पे। ठीक है। तो यानी कि l पे टेंशन 0 हो रहा है जो कि इसी से मैच कर रहा है। ठीक है। और जब x की जगह 0 रखेंगे तो टेंशन मैक्सिमम होगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है। तो सी ऑप्शन आ रहा है। बस इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे? हाँ नेक्स्ट क्लास नहीं आज, हाँ फ्राइडे नहीं, हाँ फ्राइडे में होगी। चलो ओके, गुड नाइट है ना।